जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री अगेन। आज हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर से आगे चल के किस तरह से भारत के इतिहास में बदलाव आया था और किस तरह से इंडिया की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री चेंज हुई थी। मौर्यन एम्पायर और पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड आया है एंशिएंट हिस्ट्री में वो है गुप्ता एम्पायर का। तो आज हम इसी गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज भी कहा जाता है। अगर हम थोड़ा सा रिकैप लें तो अभी तक हमने देखा कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से वैदिक एज होते हुए महाजनपदों का निर्माण हुआ। महाजनपदों के निर्माण के साथ ही एक पॉलिटिकल सिस्टम की स्थापना हुई थी इंडियन टेरिटरी में। एक पॉलिटिकल सिस्टम का एस्टैब्लिशमेंट हम देख पाते हैं महाजनपद काल से। आगे बढ़ते हैं तो हम एक रिलीजियस एस्पेक्ट देखते हैं जिसमें हम बुद्धिज्म और जैनिज्म को देखते हैं। देन वी मूव फर्दर टुवर्ड्स मौर्यन एम्पायर, जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड बन जाता है एंशिएंट हिस्ट्री का, जहाँ पे वो पॉलिटिकल सिस्टम जिसकी फाउंडेशन रखी गई थी महाजनपद काल में उसको एक सिस्टमेटाइज्ड फॉर्म मिलता है। वो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक सिस्टमेटाइज्ड फॉर्म ले लेता है मौर्यन एम्पायर में। एक सेंट्रलाइज्ड पावर का एस्टैब्लिशमेंट होता है। फिर हम देखते हैं मौर्यन एम्पायर के अंत के साथ ही जब पोस्ट मौर्यन एम्पायर आता है तो वही सेंट्रलाइज्ड पावर कई टुकड़ों में बढ़ जाती है, कई हिस्सों में बढ़ जाती है, बट स्टिल एवरी पार्ट, एवरी पीस ऑफ दैट सेंट्रलाइज्ड पावर हैज इट्स ओन पॉलिटिकल सिस्टम। हर उस टुकड़े में एक अपना राजनीतिक ढांचा होता है। अब हम उसी पोस्ट मौर्यन एम्पायर से आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि गुप्ता एम्पायर में या गुप्ता एरा में, जिसे हम गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, उसमें ऐसी क्या फीचर्स थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिससे वो सारी ताकत, वो सारा पॉलिटिकल पावर एक बार फिर से सेंट्रलाइज हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम प्रीव्यू में देखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन वी विल सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, देन रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। जैसे मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, वैसे ही गुप्ता डायनेस्टी के भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। देन वी विल कम टू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, साइंटिफिक इनोवेशंस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग और इम्पॉर्टेंट दोनों ही। ये साइंटिफिक इनोवेशंस हम मौर्यन एम्पायर में नहीं देखते हैं, पोस्ट मौर्यन एरा में नहीं देखते हैं, पर हम गुप्ता एम्पायर में देखेंगे वेरियस साइंटिफिक इनोवेशंस। रिलीजियस एस्पेक्ट, ट्रेड एंड इकोनॉमी, then we'll move to art and sculpture, and at the last we'll come to decline of Gupta Empire. तो ये हमारा फ्रेमवर्क होगा, ये वो ब्लूप्रिंट है जिसके अकॉर्डिंग हमारा लेक्चर चलेगा आज का। कमिंग टू द इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौर्यन एम्पायर के बाद जब पोस्ट मौर्यन एम्पायर आया था तो पॉलिटिकल पावर जो थी वो कई हिस्सों में बट गई, अलग अलग रीजनल किंगडम्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। फिर गुप्ता एम्पायर में ऐसा क्या हुआ जिससे वो सारी पावर एक बार फिर से सेंट्रलाइज्ड हो गई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता एम्पायर का। गुप्ता एम्पायर का टाइम पीरियड है 240 टू 550 सीई। ओके, 240 टू 550 सीई। अब हम क्राइस्ट एरा में आ गए हैं या एडी में आ गए हैं, इसलिए अब हम रिवर्स काउंट नहीं करते हैं। अभी तक आपने देखा आईवीसी हो या वैदिक एज हो, हम रिवर्स काउंट कर रहे थे। बीसी जब हम यूज करते हैं, बिफोर क्राइस्ट टाइम पीरियड, तो वो काउंट किया जाता है रिवर्स ऑर्डर में। वेयरएज सीई और एडी, सीई और एडी एक ही चीज है, एक ही चीज को डिनोट करता है। सीई का फुल फॉर्म होता है क्राइस्ट एरा, so after the birth of Christ. So that is counted in ascending order, 240 to 550. It represents a significant period in ancient Indian civilization. I told you, गुप्ता एम्पायर जो है वो एंशिएंट इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट एरा है। साइंस, आर्ट, लिटरेचर, इन सब में हम एडवांसमेंट देखते हैं। साइंस में, आर्ट में, लिटरेचर में हर तरह से डेवलपमेंट हम देख सकेंगे, और इनफैक्ट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट में भी हम डेवलपमेंट और एफिशिएंसी देख पाएंगे। द एम्पायर इज ऑफन रिफर्ड एज द गोल्डन एज। व्हाई द गोल्डन एज? क्योंकि यहाँ पे हर एस्पेक्ट में डेवलपमेंट और एडवांस स्टेज हम देख पाते हैं। नाउ लुक एट दिस मैप, ये दिखाता है गुप्ता एम्पायर का एक्सपेंशन। ओके, गुप्ता एम्पायर कहाँ तक एक्सपैंडेड था, वी कैन सी ओवर हियर। कुछ इंपॉर्टेंट जगहों के नाम भी हैं, जैसे कि तक्षशिला इन अफगानिस्तान, गिरिनगर इन गुजरात, उज्जैनी इन एमपी, प्रयाग, पाटलिपुत्र, अयोध्या, मथुरा, दैट इज प्राग्योतिसापुरा,
पिस्तापुरा एंड कांचीपुरम। तो ये वो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, इम्पोर्टेंट टाउन्स रहे हैं, इम्पोर्टेंट सेंटर्स रहे हैं गुप्ता एम्पायर के। और एक्सपेंशन यू कैन सी फ्रॉम द वेरी नॉर्थ टू साउथ में हम कुछ एरियाज तक इसका एक्सपेंशन हम देख पाते हैं, नॉट ओवरऑल साउथ। देन वील मूव टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है या टाइमलाइन क्या है गुप्ता एम्पायर की? गुप्ता एम्पायर इमर्ज्ड आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, हम सबने देखा, एंड वाज फाउंडेड बाय श्रीगुप्त। इसका फाउंडेशन किससे हुआ था? श्रीगुप्त से हुआ था। It was founded by Shrigupta. Founder of Gupta Empire was Shrigupta. It unified various regions under centralized administration. अभी मैंने आपको बताया आफ्टर पोस्ट मॉडर्न एरा में जहां हम डिसइंटीग्रेशन ऑफ पावर देख रहे हैं, हम वहीं गुप्ता एम्पायर में फिर से सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पावर देख रहे हैं, ठीक है। प्रमोटिंग ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंजेस। दिस टाइम पीरियड सॉ द राइज ऑफ इन्फ्लुएंशियल रूलर्स। कोई भी डायनेस्टी कैसे इन्फ्लुएंशियल होती है या कैसे वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनती है, बहुत लंबे टाइम तक रूल कर पाती है, बिकॉज ऑफ इट्स किंग्स एंड रूलर्स। तो यहाँ पे भी हम बहुत एफिशिएंट किंग्स को देखेंगे जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये एक टाइमलाइन है जिसमें दिखाया गया है कौन सा किंग या कौन सा रूलर जो है वो किस टाइम पीरियड पे आया है, स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीगुप्त, ओके। देन घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त एंड लेटर विष्णुगुप्त, ओके। दिस इज द क्लियर पिक्चर गुप्ता डायनेस्टी का। इसके रूलर्स और उनके बारे में हम यहाँ देख सकेंगे। द फाउंडर ऑफ द एम्पायर वॉज श्रीगुप्त, जैसा कि अभी हमने देखा। फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर वॉज श्रीगुप्त। फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज चंद्रगुप्त मौर्य। देन घटोत्कच, ही वॉज सन एंड सक्सेसर ऑफ श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त सेकेंड, नाउ देर आर मेनी चंद्रगुप्त, बट आपको वो डिस्टिंक्शन रखना पड़ेगा। मौर्यन एम्पायर में ही वॉज चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पे चंद्रगुप्त 1 और चंद्रगुप्त 2 दिखेंगे आपको, ओके। चंद्रगुप्त 1, देन समुद्रगुप्त। नाउ समुद्रगुप्त इज अ वेरी प्रोमिनेंट एंड इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन काफी था। गुप्ता एम्पायर में अगर सबसे ज्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन किसी के टाइम पे हुआ है तो वो समुद्रगुप्त के टाइम पे हुआ है, इसीलिए उसे नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त सेकेंड आफ्टर समुद्रगुप्त, ओके। इन्हें विक्रमादित्य का नाम भी दिया गया है। कुमारगुप्त 1, इन्होंने बहुत ज्यादा लर्निंग और एजुकेशन में अपना पार्ट प्ले किया था। ही एस्टैब्लिश्ड अ यूनिवर्सिटी एज वेल। एंड देन लास्टली स्कंदगुप्त, द लास्ट प्रोमिनेंट रूलर वाज स्कंदगुप्त। नाउ वी विल सी द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब हम क्या देखेंगे? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे गुप्ता एम्पायर का। ये चीज हमने मौर्यन एम्पायर में देखी थी। नाउ वी विल लुक टू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ गुप्ता एम्पायर। एम्पायर का डिवीजन कैसे था हम वो देखते हैं इस चार्ट में। सबसे पहले द होल एम्पायर एंड द हेड वाज द किंग, ओके। देन इट वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस व्हिच वर नोन एज भुक्तीज। प्रोविंस को भुक्ति के नाम से जाना जाता था। जो प्रांत होते थे उन्हें गुप्ता एम्पायर में भुक्ति कहते थे। देन डिस्ट्रिक्ट्स, जो आज के टाइम पे जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट्स या जिला कहते हैं, उन्हें विषय कहा जाता था गुप्ता एम्पायर में। ग्रुप, देन केम ग्रुप ऑफ विलेजेस। जिलों के अंदर कई गांवों के समूह आते थे जिन्हें वीथी कहा जाता था, ओके। एंड देन अ सिंगल विलेज, अ सिंगल यूनिट ऑफ विलेज इज नोन एज ग्राम, उसे ग्राम कहा जाता था। अब हम ये देख लेते हैं कि हर यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन था, ओके। हमने देखा एम्पायर में जो मेन एम्पायर है, जो पूरा एम्पायर है, जो पूरा साम्राज्य है, उसको हेड करता था जो राजा होता था, जो रूलर होता था। देन भुक्ति और द प्रोविंस वाज हेडेड बाय उपारिकास। और उपारिकास जो होते थे ऑफन राजकुमार जो होते थे, प्रिंस जो होते थे उस साम्राज्य के, उन्हें ही उपारिका का पद दिया जाता था और वही प्रोविंशियल हेड होते थे, यानी कि भुक्ति के अधिकारी या हेड होते थे। विषय यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स, उनके हेड होते थे विषयपति। वीथी या सब डिस्ट्रिक्ट्स या जिन्हें हम ग्रुप ऑफ विलेजेस भी कह रहे हैं, वो एग्जिस्टेड मेनली इन ईस्टर्न गुप्ता एम्पायर। वीथी जो थे या ग्रुप ऑफ विलेजेस जो थे वो सिर्फ आपको ईस्टर्न गुप्ता एम्पायर में दिखेंगे और इनका कोई स्पेसिफिक हेड नहीं है। वेरियस ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू गवर्न वीथीज एंड ओनली इन ईस्टर्न गुप्ता एम्पायर। विलेजेस में हेडमैन एंड द एल्डर्स, इट वाज मैनेज्ड बाय हेडमैन,
एल्डर्स। आज भी आप गांव में देख सकते हैं सरपंच जो होते हैं, गांव के जो हेड होते हैं, सरपंच के नाम से उन्हें जाना जाता है, और उनकी अपनी एक कमिटी होती है, कुछ लोगों का ग्रुप होता है उनके साथ, जो गांव के बुजुर्ग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हीं का एक ग्रुप होता है जो सरपंच के साथ होता है, और वही यूजुअली सारे डिसीजंस जो गांव से रिलेटेड होते हैं वो लेते हैं, सारे इश्यूज वही रिजॉल्व कराते हैं। तो वही सिस्टम गुप्ता एम्पायर में भी था। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज साइंटिफिक इनोवेशंस। यहाँ आप दो लोगों का पिक्चर देख पा रहे हैं, वन इज वराहमिहिर एंड अदर इज आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में सबको पता है, डिस्कवर्ड जीरो, राइट? एंड वराहमिहिर वाज अ वेरी प्रोमिनेंट एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमी में बहुत नाम था वराहमिहिर का। ओके, वेरी गुड विद मैथमेटिक कैलकुलेशन एज वेल। ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर सिग्निफिकेंट साइंटिफिक इनोवेशंस इमर्ज हुए थे, सिग्निफिकेंट साइंटिफिक इनोवेशंस इमर्ज हुए थे गुप्ता एम्पायर में, जिसकी वजह से ये भी एक कारण है जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज जाना जाता है। किसी और डायनेस्टी या और एम्पायर को इस तरीके का टाइटल नहीं दिया गया है। मौर्यन एम्पायर भी बहुत वास्ट था, एक्सपैंडेड था, बहुत मजबूत पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, बट स्टिल गुप्ता एम्पायर इज नोन एज गोल्डन एज। वाई? क्योंकि सिर्फ राजनीतिक स्थिरता नहीं थी उसमें, राजनीतिक शक्ति नहीं थी गुप्ता एम्पायर में, साइंटिफिक, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, इन सारे एस्पेक्ट्स में इक्वल लेवल ऑफ एडवांसमेंट था। दैट इज व्हाई दिस पीरियड इज रिफर्ड एज गोल्डन एज। ओके, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, Varamir, I told you, mathematics, Aryabhatta, everybody knows. Notable scholars like Aryabhatta were found in Gupta Empire. आर्यभट्ट, वराहमिहिर, अश्वघोष, ऐसे वेरियस फील्ड के जो स्कॉलर्स थे, वेरियस फील्ड के एक्सपर्ट्स जो थे वो गुप्ता एम्पायर में थे, उस वक्त मौजूद थे। इसी वजह से इस डायनेस्टी का, इस टाइम पीरियड का इतना ज़्यादा महत्व है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में। नाउ कमिंग टू द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर। हमने देखा रिलीजियस एस्पेक्ट जो है वो हर सिविलाइजेशन में, हर डायनेस्टी में इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उतना ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस एस्पेक्ट भी है। क्यों? क्योंकि रिलीजियस एस्पेक्ट डायरेक्टली सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है सोशल स्ट्रक्चर पे, और सोशल स्ट्रक्चर से ही बाकी चीज़ों का ओरिजिन होता है। अगर सोशल स्ट्रक्चर मजबूत है किसी सिविलाइजेशन का या किसी एम्पायर का, तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अपने आप मजबूत हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों से ही मिलके बनता है, और लोगों का फाउंडेशन क्या है? सोसाइटी। सोसाइटी जितनी अच्छी है, जितने अच्छे से रन कर रही है, जितनी ज़्यादा सोसाइटी में समता है, उतना ही आसान हो जाएगा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना। ओके, गुप्ता एम्पायर वाज मार्क्ड बाय इट्स रिलीजियस टॉलरेंस। कीवर्ड्स पे आप ध्यान देंगे, रिलीजियस टॉलरेंस मतलब किसी तरह का रिलीजियस भेदभाव नहीं था या इनटॉलरेंस नहीं था। ऐसा नहीं था कि मेरा ही रिलीजन अच्छा है या एन पर्टिकुलर रिलीजन इज नॉट गुड, ऐसा कुछ नहीं था। रिलीजियस टॉलरेंस वाज द की फीचर ऑफ गुप्ता एम्पायर। कैसे हम जान पाते हैं? हमें हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म तीनों से ही जुड़े हुए एविडेंसेस मिले हैं और भरपूर मात्रा में मिले हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये तीनों ही जो रिलीजन थे ये को एग्जिस्ट कर रहे थे वेरी पीसफुली एंड हार्मोनियसली। यू कैन सी दीज पिक्चर्स, ये स्टैचूज थे जो हमें मिले हैं गुप्ता एम्पायर से, और मंदिरों का निर्माण भी हमें बताता है कि हिंदुइज्म भी फ्लरिश कर रहा था अलॉन्ग विद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। हमने मौर्यन एम्पायर में देखा था 3 स्कूल्स ऑफ आर्ट, आपको याद होगा, गांधारा आर्ट, मथुरा आर्ट एंड अमरावती आर्ट। वो तीनों बुद्धिज्म और जैनिज्म को डिपिक्ट करते थे मेनली। हिंदुइज्म का भी उसमें एलिमेंट था, बट मेनली दे वर रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। गुप्ता एम्पायर आते आते वो आर्ट स्कूल्स तो चल ही रहे थे, वो आर्ट फॉर्म्स तो चल ही रहे थे, साथ ही साथ मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया था। आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल्स, वहाँ पे जो ब्यूटीफुल टेम्पल्स बने हैं, ब्यूटीफुल टेम्पल्स गुप्तन एम्पायर में। कानपुर में एक ईंटों का मंदिर पाया जाता है, it is made purely of bricks and it belong to Gupta Empire, वो गुप्तन एरा के टाइम का है, and it is so well structured, so well designed, उसमें आप इतना ज़्यादा साइंस का यूज़ देख सकते हैं that you will be amazed कि how उस टाइम पीरियड पे भी लोग किस तरह से सोच लेते थे, कितना एडवांस थे वो अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर। सो गुप्तन एम्पायर का एक प्रोमिनेंट फीचर आता है दैट मंदिरों का निर्माण, टेम्पल स्ट्रक्चर जो है वो कंस्ट्रक्ट होने शुरू हो गए थे।
कमिंग टू ट्रेड एंड इकोनॉमी, अगेन जैसे हमने मौर्यन एम्पायर में देखा था कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी एम्पायर कैसे फ्लरिश करता है, कैसे डेवलप होता है, जब उसकी ट्रेड और इकोनॉमी बहुत ही मजबूत हो। यहाँ पे हम मौर्यन एम्पायर की तरह ही देख सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कॉइन्स, ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉइन्स कैन बी सीन ओवर हियर, आई हैव डिपिक्टेड इट, जिसमें डिफरेंट किंग्स के टाइम पीरियड के कॉइन्स आप देख सकते हैं। समुद्रगुप्त के कॉइन कुछ इस तरह थे, चंद्रगुप्त के कॉइन उनके कुछ अलग मोटिव्स थे, चंद्रगुप्त टू के कॉइन्स पे कुछ अलग मोटिव्स थे, बट ये सब मिलके एक ही तरफ इशारा करते हैं कि ट्रेड और इकोनॉमी फ्लरिश कर रही थी। जब हर किंग का अपना अलग तरीके का कॉइन था तो आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था मजबूत थी, लोगों के पास, उनके रूलर्स के पास इतना धन संपत्ति था, इतना वेल्थ था, इतनी संपत्ति थी कि वो कॉइन्स को इशू कर सकें और ट्रेड और इकोनॉमी को बैलेंस्ड रखें। इंडिया का ट्रेड कहाँ कहाँ पे था? साउथ ईस्ट एशिया से, मेडिटेरेनियन रीजन से। तो सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेड ही नहीं चल रहा था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो गुप्ता एम्पायर की टेरिटरी है या जो इंडियन टेरिटरी है उसके अंदर ही ट्रेड चल रहा है। ये ट्रेड जो था ये इंटरनेशनल भी था, साउथ ईस्ट एशिया से भी ट्रेड हो रहा है, मेडिटेरेनियन रीजन से भी ट्रेड हो रहा है। और ट्रेड के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है? बेसिक चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है करेंसी, एंड वी कैन सी करेंसी जो है पर्याप्त मात्रा में गुप्ता एम्पायर में मिलती है। एक्सटेंसिव ट्रेड रूट्स थे, जो मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड जो चल रहा था, आप देख सकते हो एक्सटेंसिव था वो, वेरियस प्लेसेस से वेरियस चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी। इस मैप को जब आप थोड़ा तसल्ली से बैठ के देखेंगे, यू विल सी कि वेरियस थिंग्स वर इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड विद द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर जो था वो ट्रेड में बहुत एडवांस लेवल पे इन्वॉल्व था, बहुत सारी चीज़ें बाहर से आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें बाहर जा भी रही थी इक्वल अमाउंट में, ओके। सो ट्रेड वॉज फ्लरिशिंग। इकोनॉमी के 4 हिस्से थे, एग्रीकल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ओके। एग्रीकल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो इकोनॉमी चौतरफा फैली हुई थी, किसी एक सेक्टर पे ही वो फोकस नहीं थी, एम्फसाइज नहीं कर रही थी या डिपेंडेंट नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ट्रेड पे ही फोकस्ड है या ट्रेड पे ही डिपेंडेंट है या एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, नहीं, सारे एस्पेक्ट्स फ्लरिश कर रहे थे। नाउ आर्ट एंड स्कल्पचर। अभी हमने देखा था रिलीजियस एस्पेक्ट में कि बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, तीनों का हम प्रभाव देख सकते हैं, तीनों से रिलेटेड एविडेंसेस हमें मिले हैं। अब यहाँ पे जब हम आर्ट एंड स्कल्पचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें उन तीनों रिलीजन के स्कल्पचर्स मिलते हैं, उनके हमें स्पेसिमेन मिलते हैं आर्किटेक्चर के फॉर्म में। कैसे? हम देखते हैं, हमें केव आर्किटेक्चर मिलते हैं जो मेनली बुद्धिस्ट रिलीजन को डिपिक्ट करते हैं। बुद्धिज्म में क्या होता है? लोग मेडिटेशन पे फोकस करते हैं, और मेडिटेशन कहाँ पे किया जा सकता है? एक शांत जगह पे, है ना, एक सेक्लूडेड प्लेस पे अच्छा मेडिटेशन होता है। तो लोग केव्स को इस तरह से स्कल्प्ट करते थे, इस तरह से केव्स को डिजाइन करते थे कि वहां पे बैठ के आराम से मेडिटेशन वो कर सकें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एंड डिस्ट्रैक्शन। तो हम केव स्ट्रक्चर देख पाते हैं, वेरियस केव स्ट्रक्चर्स, ओके। अजंता एलोरा में भी आपको ये स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। देन दिस इज द ब्रिक टेम्पल, जो मैं कानपुर में ब्रिक टेम्पल की बात कर रही हूँ, ये वो ब्रिक टेम्पल है, ये भी गुप्ता एम्पायर को ही बिलोंग करता है। 3 तरह का टेम्पल स्कल्पचर, टेम्पल आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है। शुरुआत हो जाती है उसकी गुप्ता एम्पायर से। नागर स्टाइल, जो हमें नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है। आपके नॉर्दर्न इंडिया में जितने भी टेम्पल्स बने हैं वो नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल पे बने हैं। ये स्टाइल ऑफ टेम्पल जो है वो नागर स्टाइल है। अगर आप कभी जाएंगे, आप इस बार जाके अपने टेम्पल्स को जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हम देख पाएंगे वहां पे, ओके। देन कम्स द्राविड स्टाइल। सदर्न टेम्पल्स, जो भी टेम्पल सदर्न एरिया में बने हैं, दे बिलोंग टू द्राविड स्टाइल। उनका एक अपना स्ट्रक्चर है, अपना एक टाइप ऑफ स्टाइल है जिस स्टाइल में वो बनाए जाते हैं, और ऑलमोस्ट सारे टेम्पल्स आपको उसी स्टाइल में बने हुए मिलेंगे, मोर और लेस। देन केम वेसर स्टाइल, ये लेटर स्टेज में आया है। वेसारा या वेसर, ये आपको सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगा। इट इज मिक्स ऑफ नागर एंड द्राविड, इसमें दोनों के ही फीचर्स हैं, और ये सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं इस तरह के टेम्पल्स। नाउ अब हमने सारा देख लिया एडवांसमेंट, हमने ट्रेड इकोनॉमी देख ली, हमने एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख लिया, हमने आर्ट एंड स्कल्पचर भी देख लिया किस तरह से फ्लरिश कर रहा था। अब डिक्लाइन कैसे हो रहा है वो भी देखना है हमें, क्योंकि जो चीज़ शुरू हुई है, जो चीज़ डेवलप हुई है, वो कभी ना कभी अंत तो होगी ही। इतिहास इसी पैरामीटर पे चलता है, इतिहास इसी लाइंस पे चलता है, ओके। डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर बिगेन इन लेट 5th सेंचुरी। हम लेटर 5th सेंचुरी में डिक्लाइन धीरे धीरे देख पाते हैं गुप्ता एम्पायर का।
ड्यू टू इंटरनल स्ट्राइफ्स एंड फॉरेन इन्वेजन्स। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट रीजंस क्या है? इंटरनल स्ट्राइफ, इंटरनल जो डिस्टर्बेंस था, आपसी द्वंद्व जो थे, आपसी टकराव, और दूसरा फॉरेन इन्वेजन्स। एक बात हम हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी एम्पायर का डिक्लाइन होता है और उसमें फॉरेन इन्वेजन अगर एक प्रोमिनेंट रीजन है तो इंटरनल डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं उसका एक रीजन होगा। जैसे ही इंटरनल डिस्टर्बेंस शुरू होता है, फॉरेन इन्वेडर्स या फॉरेन पावर्स उस चीज़ का बेनिफिट लेने की कोशिश करती हैं, ओके, उस चीज़ का एडवांटेज लेने की कोशिश करती हैं। और जहाँ भी फॉरेन इन्वेजन्स आपको देखने को मिलेंगे, इंटरनल डिस्प्यूट्स एंड डिस्टर्बेंस विल ऑलवेज बी देयर। वही चीज़ गुप्ता एम्पायर में भी हुई थी। पर एक सिग्निफिकेंट रीजन है हून इन्वेजन्स का। हून्स जो थे एक ट्राइब थी, अ बार्बरिक ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशियन रीजन, जिन्होंने इन्वेड किया था गुप्तन एम्पायर के टाइम पे। These are the reasons, some of the reasons of decline of Gupta Empire. Invaders जो हुन्स थे, बाइजेंटाइन सोर्सेस थे। नाउ बेसिकली दे वर वेरी बार्बरिक। इनका काम ही यही था, दूसरी जगहों पे जाना, लूटमार करना, उस जगह को इन्वेड करना और पूरी तरह से प्लंडर कर देना। नॉट ओनली वेल्थ बट ह्यूमन लाइफ वॉज ऑल्सो प्लंडर्ड। ह्यूमन लाइफ वॉज डिस्ट्रक्टेड ऑन अ वेरी वेरी ह्यूज लेवल, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल पे डिस्ट्रक्शन करते थे ये, सिर्फ वेल्थ का ही नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी। देख, और ये कर कैसे पाते थे? इनका भी तो कुछ तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहे होंगे ना, कि ये कैसे इतना ज़्यादा इन्वेजन कर पाते थे, इतना ज़्यादा प्लंडरिंग कैसे कर पाते थे। एक्सेल्ड इन हॉर्समैनशिप, दे एक्सेल्ड इन हॉर्समैनशिप। घुड़सवारी इनका स्ट्रेंथ था, ठीक है। दे एक्सेल्ड इन हॉर्समैनशिप। इन्हें पता था कि कौन से रीजन में अपने हॉर्सेस को किस तरह से ट्रेन करना है, किस तरह से लेके जाना है उन्हें, कितना फास्ट वो जा सकते हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटीज है। दे वर एक्सेलेंट विद हॉर्समैनशिप्स, ठीक है। एंड दे ऑल्सो यूज स्टिरअप मेड ऑफ मेल। स्टिरअप यू नो, जैसे बैठा जाता है जब घोड़े के ऊपर, तो यू हैव अ गद्दी एंड यू ऑल्सो हैव अ स्टैंड अटैच टू इट, जिसपे आप पैर रख के यू सिट ओवर देयर। सो स्टिरअप्स जो थे उनके, वो मेटल के बने होते थे, तो वो ड्यूरेबल होते थे, ड्यूरेबल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उस वजह से उनको कहीं पे भी बीच में रुकावटें नहीं आती थी। दे कुड गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन। सो ये इनका एक प्रोमिनेंट फीचर था, एक स्ट्रेंथ था, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। Now by 520 Gupta Empire was reduced to small kingdom forced to pay tribute to their conquerors. अब क्या हुआ कि जैसे जैसे इन्वेजन्स होते गए तो गुप्ता एम्पायर छोटे छोटे पार्ट्स में फ्रैगमेंट होता गया, सिमिलरली लाइक मौर्यन एम्पायर, ओके। छोटे छोटे टुकड़ों में वो बढ़ता गया और उन छोटे छोटे राज्यों को अपने इन्वेडर्स को ट्रिब्यूट देना पड़ता था, काइंड ऑफ रेवेन्यू देना पड़ता था। उस वजह से वेल्थ बहुत वास्ट स्केल पे डिटोरिएट हुई, डिप्लीट हुई, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति का नुकसान हुआ और धीरे धीरे करके गुप्ता एम्पायर जो है वो अपने अंत की तरफ पहुंच गया था। वीकनेस इन द थ्रोन। कुछ ही रूलर्स होते हैं हर डायनेस्टी में जो बहुत ही एफिशिएंट और कैपेबल होते हैं, सारे नहीं होते हैं। और जैसे ही वो एफिशिएंट और कैपेबल रूलर्स का जो रीन होता है वो ख़त्म होता है, जैसे ही इनएफिशिएंट किंग्स आते हैं तो डिक्लाइन होना अपने आप शुरू हो जाता है, खुद ब खुद शुरू हो जाता है। जब आप इतने बड़े किंगडम को संभाल ही नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं से डिस्टर्बेंस तो शुरू होगा ही। वही सेम चीज़ गुप्ता एम्पायर और मौर्यन एम्पायर में भी हम देख पाते हैं। ट्रेड भी डिक्रीज हो जाता है। जब इतने इन्वेजन्स हो रहे हैं, इतना ज़्यादा डिप्लीशन हो रहा है वेल्थ का, तो ट्रेड को कैसे सस्टेन किया जाए? इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बेसिकली। कि आप जब इतना ज़्यादा इन्वेजन हो रहा है, वेल्थ उसमें जा रही है, आर्मी बार बार लड़ाई के लिए जा रही है, उसमें रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, ह्यूमन लाइफ का डिटोरिएशन हो रहा है, तो उस समय पे आदमी अपना सर्वाइवल ढूंढता है कि कैसे खुद की जान बचाई जाए। ट्रेड और इकोनॉमी पे से फोकस हट जाता है और ट्रेड डिक्रीज हुआ तो मार्केट में आपका डाउनफॉल आएगा एंड हेंस योर किंगडम और योर डायनेस्टी विल फॉल इवेंचुअली। फ्यूडल स्टेट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूडल स्टेट्स। जब गुप्ता एम्पायर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया तो वो हिस्से फ्यूडलिस्टिक बन गए, फ्यूडल स्टेट्स बन गए, ओके। फ्यूडल स्टेट्स क्या होता है? एक ही जो थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होता है उस जगह का, उस प्रांत का, वो सारी शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित कर लेता है। वही ट्रेड एंड इकोनॉमी भी रन कर रहा है उस पर्टिकुलर रीजन की, वही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी देख रहा है। एक हाथ में जब सारी पावर्स सेंट्रलाइज हो जाती हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दैट एरिया एफिशिएंटली।
अगर मैं अकेले सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने लगूँ तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल एज फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरी सब्जेक्ट. आई कांट बी मास्टर इन ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट. मेरे कुछ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कुछ वीक पॉइंट्स हैं, तो इट्स बेटर कि मैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ही आप तक कन्वे करूं, ताकि वो मैं बेहतर ढंग से पढ़ा भी पाऊँ और आप बेहतर ढंग से समझ भी पाएँ. पर अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने लग जाऊँ आपको, तो शायद मैं अपनी उतनी एफिशिएंसी से पढ़ा ही ना पाऊँ और ना आप उस चीज़ को समझ पाएंगे. तो अल्टीमेटली नुकसान तो आपका ही है ना, आप एग्जाम में कर ही नहीं पाएंगे. तो द सेम अप्लाइज है. व्हेन अ पर्सन सेंट्रलाइजेस ऑल द पावर इन हिज हैंड्स, तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल तो होगा ही, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मिसहैप होगा ही होगा. सो feudal states was one of the reasons of the decline of Gupta Empire. Now, okay, so this was it. ये था हमारे गुप्ता एम्पायर का ओवरव्यू. किस तरह से शुरू हुआ, क्यों इतना एडवांस था, क्यों इतना फ्लरिशिंग स्टेट में था. इससे रिलेटेड जो डेटाज हैं, जो फैक्ट्स हैं, यू विल गेट इट इन योर नोट्स. आप प्लीज़ लेक्चर को देखा करें, बहुत ध्यान से समझा करें. जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ उसे समझा करें, एंड देन यू रिफर टू योर नोट्स. यू रीड योर नोट्स एंड यू रीड योर नोट्स, और फिर आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाया करिए, बहुत छोटे, वेरी क्रिस्प में. जितने छोटे में, जितने शॉर्ट में मैंने आपको दिया हुआ है नोट्स, आप उससे भी शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में अपने नोट्स बनाया करिए, हैंड रिटन नोट्स. आपको वो ना लास्ट टाइम पे बहुत काम आएंगे. व्हेन यू विल रिवाइज इट, व्हेन यू नीड सम मटेरियल टू रिवाइज वेरी क्विकली इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तब आपके हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो काम आएंगे. मेरे नोट्स में आपको सारे फैक्ट्स हैं, सारे डेटा हैं. यू रीड इट, यू रीड इट, जिससे आपको पता चल जाएगा आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं. और जो आप रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, यू राइट इट डाउन इन अ वेरी क्रिस्प मैनर. इट विल हेल्प यू अल्टीमेटली. ओके, टिल देन कीप लर्निंग हिस्ट्री, कीप लिविंग हिस्ट्री. अच्छे से पढ़िए. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. थैंक यू एंड जय हिंद.